चैप्टर 4। चौथा कार्यकर्ता हरक्यूलिस ने एक सुअर का कैसे नाश किया। हरक्यूलिस ने लंबे समय तक हत्याओं को दबाकर युद्धों को दबाया था, लेकिन हत्या कई रूपों में होती है। हेमलेट, ओथिलो और मैकबेथ की हत्याओं या अन्य अर्थों में चरित्र हनन की बात करना अनावश्यक है, जो हड्डी नहीं तोड़ती क्योंकि वे रूपक हत्याएं हैं। इस सुखद युग से पहले कई तरह के शाब्दिक नरसंहार हुए हैं या किए गए थे। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को खदानों और कारखानों में मौत के घाट उतार दिया जाता था। उन्हें क्रूरतम जेलों में भूखा मार दिया जाता था। नागरिकों को जहर दिया जाता था, जैसा कि अब व्यापक रूप से देखा जाता है। पुरानी दुनिया कुछ बुराइयों जैसे बीमारी से ग्रस्त थी। हम जानते हैं कि हम में से कोई भी यह जानना नहीं चाहेगा कि उस व्यक्ति का क्या होगा जिसने आग को छूना उचित समझा। बच्चों के अध्ययन के लिए एक विशेष पुस्तक में हम इग्निस यानी आग, यूराइट्स यानी जलाने वाली लकड़ी के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन सौभाग्य से हम जानते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थ खाने के लिए अच्छे होते हैं और कुछ नहीं, और अच्छे खाद्य पदार्थों को एक निश्चित मात्रा में ही खाना चाहिए, अन्यथा उंगलियां जलने की तरह कुछ न कुछ परिणाम अवश्य भुगतने पड़ते हैं। इसलिए अब किसी को भी 6 बजे कछुआ, हिरन का मांस, गोमांस, मटन और सब्जियां खाने या 10 बजे शैंपेन, पोर्ट, शेरी, ब्रांडी और पानी पीने का सपना नहीं देखना चाहिए, जैसा कि प्राचीन काल में आम था। और किसी को भी स्वच्छता के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, परिणामस्वरूप कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा। रोगों को ठीक करने की संभावना है, और जो लोग इन्हें अपना पेशा बनाते हैं उन्हें चिकित्सक, शल्य चिकित्सक और औषधि विशेषज्ञ कहा जाता है। दूसरा हॉल और 2 पूर्व महाविद्यालयों के खंडहर आज भी लोगों की स्मृति में जीवित हैं। इन लोगों की पद्धति, अर्थात ये निर्धारित करना कि उनके रोगियों को क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और कैसे रहना चाहिए, उन पर औषधियों और उपचारों नामक अजीब पदार्थों का प्रयोग करना। उनके व्यवसाय का ये दूसरा भाग न तो सबसे छोटा है और न ही सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन हमारे पूर्वज, जहाँ तक उन्हें याद है, बहुत पीते थे और यही उनकी असली समस्या थी, ऐसा वे सोचते थे। उनकी कल्पना थी कि हर बीमारी के लिए कोई न कोई दवा या कोई उपयुक्त उपाय होता है, जिसे वे पी सकते हैं, निगल सकते हैं या केवल बीमार होने पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी इस गलती ने एक अलग तरह के डॉक्टर को जन्म दिया। डॉक्टर, सर्जन और औषधि विक्रेता अपने पेशे से जीते थे, जिसका मतलब था कि उन्हें कभी कभी उन लोगों से वेतन मिलता था जिनके पास वे जाते थे। उन्हें खुद को शिक्षित करने और अपने कर्तव्यों के लिए योग्य बनाने के लिए बहुत खर्च और परेशानी उठानी पड़ती थी। लेकिन अन्य समुदायों पर ऐसा कोई दायित्व नहीं था। इसके सदस्यों को कोई पदार्थ या यौगिक ढूंढना और उसे जहां और जब चाहें एक निश्चित मात्रा में बेचना अनिवार्य था, जिससे उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त होते थे। ये लोग क्वेकर नामक एक धार्मिक संप्रदाय के थे। हमारे आदरणीय पूर्वज, जो निगलने में कुशल थे, अपनी अद्वितीय विशालता के लिए जाने जाते थे। यह उनके लोलुपता के बारे में ऊपर कही गई बातों से अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ निगलने का अर्थ मानसिक या नैतिक निगलना है। तर्क को निगलने की क्षमता। झूठ बोलने वालों के यहाँ कई फायदे हैं। झूठ बोलना अब एक नैतिक राक्षस है, जिसके बारे में हमने कभी नहीं सुना, हम इसे केवल इतिहास से ही जानते हैं। लेकिन जिस समय के बारे में हम लिख रहे हैं, उस समय झूठ ब्लैकबेरी की तरह प्रचुर मात्रा में था, या अनानास की तरह प्रचुर मात्रा में। इस आनंदमय युग में एक उपयुक्त रूपक है। खैर, ये धोखेबाज बड़े पैमाने पर झूठ बोलते थे। आप उनके झूठ से भरा कोई अखबार या पत्रिका नहीं उठा सकते। आप उन्हें देखे बिना बार पार नहीं कर सकते। आप बिना नाक लगाए कार नहीं चला सकते। वे चौड़ी सड़क पर बेशर्मी से आपको घूरते हैं और हर मोड़ पर आपकी नजरें अपनी ओर खींचते हैं। एक पाखंडी ने दावा किया कि उसने अपने अविश्वसनीय आश्वासनों से सभी बीमारियों को ठीक कर दिया है। दूसरे ने अपना प्रभाव मध्यम वर्ग तक ही सीमित रखा, हालांकि उसने कसम खाई कि वह झूठा नहीं है। उनमें से एक में प्रत्येक ने अपने उपचारात्मक चमत्कारों की गारंटी के रूप में दर्जनों शैलियां और नकदी उसकी सेवा में लगा दी। अंततः यह एक सर्वविदित तथ्य है कि जो व्यक्ति अपने झूठ को प्रभावी ढंग से फैला सकता है, उसे धन अर्जित करके उसके खर्चों की भरपाई की जाएगी। क्योंकि हमारे ईमानदार पूर्वजों ने लालच के आवेश में इन ऊंचाइयों को निगल लिया, जिससे भौतिकी के साधारण प्रोफेसरों को असीमित नुकसान और झुंझलाहट हुई। यहाँ तक कि उपरोक्त हत्यारे जाति का पूरा समूह ही मारा गया। तदनुसार डॉक्टर हरक्यूलिस के पास गए और नकली दवा के नुकसान के बारे में शिकायत की, जो उसे एक भयानक जलन पैदा करने वाली दवा के रूप में प्रस्तुत करती थी। एरिमंडियन सुअर के साथ अपने पिछले अभियान को याद करते हुए हरक्यूलिस ने राक्षस के सींगों की लंबाई के बारे में पूछा और उसे धोखा दिया कि वे विकृति का संकेत देते हैं। फिर नायक ने उन्हें एक छोटा लेकिन मनोरंजक भाषण पढ़ा, जिसकी सिफारिश उसने डॉक्टरों के कॉलेज में बाद में हुई बातचीत में अपने नेता से की। उसने उन्हें बीमारी की असली प्रकृति और उसके इलाज के विशिष्ट सिद्धांतों के बारे में समझाया, जिन्हें वे पहले से ही जानने का दिखावा कर रहे थे।
और नायक ने उनसे पूछा कि वे लोगों को अज्ञानता में क्यों रखते हैं और उन पर क्रोधित भी। वे लोगों को मूर्ख बनने देते थे और अगर वे पाखंड के शिकार थे तो वे शिकायत कैसे कर सकते थे। जब तक वे अपने पाखंड से मुक्त नहीं हो जाते तब तक वह खुद को अरेबस में देखता और फिर वह अपना पैर या छड़ी हिलाकर उनकी थोड़ी मदद करता। इस तरह भौहें चढ़ाकर उसने उन पर बहुत ही खतरनाक और भयानक तरीके से अपनी छड़ी हिलाई और वे सभी घुटनों के बल झुक गए और विनम्रतापूर्वक उसकी कही बात याद रखने का वादा किया। फिर वे चले गए, उसके सामने आने से ज्यादा दुखी और समझदार। समय आने पर हरक्यूलिस ने बुराई को मिटाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसका पहला काम देश की अनैतिक विधायिका में अपने क्लब के साथ कड़ी मेहनत करना था, जो जालसाजों को जहरीले कचरे की जांच के विशेष अधिकार से सुरक्षित रखती थी। मानव खोपड़ी के घनत्व के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे किसी राक्षस ने गांव के मुकुट पर प्रहार किया हो। रेटिना में चिंगारियां और आग के गोले चमक रहे हों, इसलिए उसने भीड़ के सामने तर्क की रोशनी को जल्दी से नृत्य किया। यहाँ उसने व्यक्तियों का सम्मान नहीं किया, बल्कि विभिन्न आध्यात्मिक, धर्मनिरपेक्ष और जिला सांसदों, पुरोहित, बुजुर्गों, सम्मानित नागरिकों, विनम्र श्रमिकों और मैकेनिकों पर इतनी क्रूरता और निर्दयता से हमला किया कि ऐसा लगा जैसे उनके चेहरे पर वार किया गया हो। नहीं, जैसा कि बाद के समय में हुआ, उनमें से कई ने समाज के तथाकथित उच्च वर्ग के विभिन्न संस्थानों से उन्नत शिक्षा प्राप्त की। झूठ पर विश्वास करने से ज्यादा नुकसान करने का दावा किया। वास्तव में कुछ सदाचारी महिलाएं, जिनमें से अधिकांश सेवानिवृत्त काउंटेस थीं, इतनी मूर्ख थीं कि उन्होंने खुद को इन पाखंडियों के पहचान पत्रों में शामिल होने दिया। दूसरों को कान की नली, चश्मा, आंखों के श्वास, तरल पदार्थ या पेट की गोलियों की सिफारिश की। हरक्यूलिस उन कई प्रसिद्ध पत्रिकाओं के मालिकों को नहीं भूला जिन्होंने जालसाजों के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए अपने लेखों के कॉलम प्रकाशित किए थे, बल्कि वास्तव में उसने उन्हें तब तक काटा और काटा जब तक कि उन्होंने जानलेवा जालसाजी करना बंद नहीं कर दिया। नकलीपन अब बाजार में तेजी से एक नशा बनता जा रहा था। पूरे गोदाम अमृत, वाथर, अमृत, बाम और मदरवॉट के असली वरदानों से भरे हुए थे, जिनमें से बड़ी मात्रा को कचरे के रूप में जला दिया जाता था और कुछ का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाता था। हालांकि वनस्पति गोलियां और सिर्फ, जिन्हें उपयोगी उर्वरक माना जाता था, पौधों के लिए नहीं बल्कि मिट्टी के लिए बहुत हानिकारक साबित हुए। हालांकि कुछ जिलों में कई टन पाउडर, जिसमें मुख्य रूप से हड्डी का चूर्ण होता था, का बड़े लाभ के साथ उपयोग किया जाता था। अंततः हरक्यूलिस क्लब की मदद से नकली व्यापार जल्द ही समाप्त कर दिया गया। एकमात्र नुकसान जनसंख्या में मामूली वृद्धि थी। ऑस्ट्रेलिया में आप्रवासन द्वारा इसका समाधान किया जा रहा है। जब हरक्यूलिस एरिमंडियन सुआ का नाश करने गया तो उसने सेंटोज में व्याप्त पाखंड की प्रवृत्ति को दबाकर उनका नाश कर दिया। क्योंकि सेंटोज एक प्रकार के राक्षस थे, आधे मनुष्य और आधे घोड़े। उपर्युक्त लोग एक प्रकार के नीम हकीम थे, आधे ज्ञानी और आधे गिद्ध, जिनमें से कुछ होम्योपैथ, कुछ जल विज्ञानी और कई जादूगर और मस्तिष्क विज्ञानी माने जाते हैं। सभी प्रचलित शब्दों को पाखंडी शब्द के अंतर्गत समझा जाता था। पाखंडियों के विनाश से जुड़ी एक महत्वपूर्ण परिस्थिति इस शक्ति का आमूल-चूल पतन था, जिनमें बड़ी संख्या में आभासी पाखंडी भी शामिल थे। हालांकि रोगों की कुल संख्या में व्यापक और तदनुसार कमी के कारण मानव जाति के पास धीरे धीरे पर्याप्त चिकित्सा पेशेवर हो गए। जब तक कि वह अपने वर्तमान शारीरिक ज्ञान के स्तर तक नहीं पहुंच गई, अंततः रोग और चिकित्सक दोनों एक साथ विलुप्त हो गए। चैप्टर 5। पांचवां कार्यकर्ता। हरक्यूलिस ने इंग्लैंड में ऑगियन अस्तबल की सफाई कैसे की। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में एक मंदिर है, रीजेंट स्ट्रीट में एक सर्कस है, बॉलर्स मॉल में क्लब हाउस को एथेनियम कहा जाता है। लंदन में इस परंपरा के अलावा एक ऑगियन अस्तबल भी था। मूल ऑगियन अस्तबल पेलोपोनीज में एलिस के राजा ऑगस का निवास स्थान था। कई वर्षों तक वहां 3000 भेड़ें और मवेशियों के झुंड रहते थे और उस दौरान कभी उनकी सफाई नहीं की गई, इसलिए बाहर से यह एक सुअरशाला जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से इसकी व्यवस्था एक सुअरशाला जैसी है और एक विशेष रूप से अश्लील शैली में। बेशक चूंकि इसमें कोई सुअर नहीं थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का अवांछित मवेशी था, लेकिन चाहे वह सुअरशाला हो, खलिहान हो या शेड हो, ये बेहद अप्रिय, अवांछनीय और एक उपद्रव था। हरक्यूलिस ने अपने नश्वर जीवन में अल्फियस नदी की धारा मोड़ने की सरल प्रक्रिया द्वारा इन दुर्गंधयुक्त घरों को साफ करने का चमत्कारी कारनामा किया था। इस प्रकार उनका महीन फालतू सामान हटा दिया गया और वे थोड़ी सी साफ घास के साथ धावकों के रहने लायक बन गए। शायद उन्हें पहले गुलाब जल की जरूरत थी। 1843 तक लंदन के विभिन्न हिस्सों में अंग्रेजी अस्तबल थे, जो आज भी मौजूद हैं। कुछ को दफ्तर कहा जाता था, कुछ को दरबार, लेकिन सरदारों के अस्तबल को घर कहा जाता था। आखिरी अस्तबल टेम्स नदी के मिडलसेक्स किनारे वेस्टमिंस्टर ब्रिज के पास था। उनके बाहरी हिस्से सामान्य खलिहानों जैसे थे, क्योंकि उन्हें अस्थायी उपयोग के लिए जल्दबाजी में बनाया गया था।
पुरानी इमारतें हाल ही में जलकर खाक हो गई हैं। कबूतरखाना सुनसान लगता है, लेकिन उस दुर्घटना ने उनके नामधारी अंदरूनी हिस्सों की हालत में कोई सुधार नहीं किया है। लेकिन उनमें जो गंदगी है वह नैतिक गंदगी है, जिसे भौतिक आग नहीं जला सकती। कभी कभी चीखें चीखें चीखें, दहाड़ें, भिनभिनाहट और अन्य अश्लील और जानवरों जैसी आवाजें सुनने वालों को शायद यह एहसास दिलाती थीं कि वे सचमुच वहां मौजूद हैं, हालांकि उन्हें नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है। कम से कम म्यूज, बाड़े या अस्तबल की आवाजें, जहां जंगली और दूसरे जानवर बंद रहते थे। इन आवाज़ों में एक बहुत ही आम आवाज़ थी, जो चीख जैसी थी, और जितनी ज़्यादा साफ सुनाई देती और जितनी साफ दिखाई देती, उतना ही रूपक अदृश्य होता। हालांकि इन इमारतों के निवासी वास्तव में मानव ही थे, फिर भी अपनी बौद्धिक क्षमता और विशेष रूप से अपने स्वभाव में वे अत्यंत राक्षसी थे। और उस समय के एक लोकप्रिय समाचार पत्र में ये टिप्पणी की गई थी कि ऐसे लंबे कान वाले, बाल चबाने वाले चौपायों की किसी भी चर्चा से वहां की सभा में बहुत कम सहानुभूति उत्पन्न होती। कृषि से उनके संबंध, उनकी रुचियों, आदतों और विचारों के कारण उनमें से कई को संभवतः लाक्षणिक रूप से बैल कहा जाता था, लेकिन ओगियन अस्तबल में केवल आयरिश या मौखिक बैल ही थे, और उनकी संख्या बहुत अधिक थी। वेल्शमैन के प्रतिनिधि के अनुसार बकरियों के अलावा भेड़ें नहीं थीं, लेकिन 2 पैरों वाले बंदर और पिल्ले बहुतायत में थे, खासकर अस्तबल के उस हिस्से में जिसे ऊपरी सदन कहा जाता था। ओगियन अस्तबल के किराएदार हमेशा वहां नहीं रहते थे। वे जनवरी या फरवरी से अगस्त तक कुछ खास शामों को वहां आते थे। उनकी बैठकों का उद्देश्य कानून पारित करना था, लेकिन वे कानूनों से ज्यादा भाषण देते थे। कहा जाता था कि उनके कानून जनता की अपार खुशी के लिए बनाए जाते थे, लेकिन वास्तव में वे व्यक्तिगत विधायकों की अपार खुशी के लिए होते थे। पहले जब वे अपने गले में फंदा डालकर कानून बनाते थे, तो वे तानाशाह की पसंद की चीज लागू करते थे और इस तरह अपने सुअरों को सुरक्षित रखते थे। बाद में जब उन पर बाहरी दबाव पड़ने लगा, तो वे अपने ऋणों के मामले में जनहित की बात करते थे और कुछ नहीं। और जब तक वह दबाव उन्हें रास आता, वे धीरे धीरे न्याय और दया को अपने से दूर होने देते थे। वे 2 मुख्य समूहों में बटे हुए थे, जो शासन के मामलों में सिद्धांततः भिन्न थे, लेकिन अपने निर्वाह के लिए स्नेह से एकजुट थे। राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए एक तीसरा छोटा समूह भी था, लेकिन उसे अपने लेखक चाहिए थे। अब ऐसा लगता है कि एजियन चरवाहों का शासन बहुत बुरी चीज थी, चूंकि इस जगह की नींव सदियों से साफ नहीं की गई थी। 1830 के दशक में इस पद्धति का एक असफल प्रयास किया गया था। वहां जमा हुई गंदगी देखकर आश्चर्य होता था। यह मुख्यतः बुरे और घृणित कार्यों से बना था, और इसलिए ऐसे कानून हितकारी और लाभकारी होने के बजाय उस निरंतर भ्रष्टाचार और अपराध के बिल्कुल विपरीत थे जिसके लिए उन्हें स्थापित किया गया था। ओगियन अस्तबल के नाम से जाने जाने वाले अन्य स्थान भी बेहद शर्मनाक स्थिति में थे। विभिन्न न्यायालय अन्याय से कलंकित थे। चांसरी न्यायालय, जो विशेष रूप से बुरी स्थिति में था, को कड़वी विडंबना के साथ समानता न्यायालय कहा जाता था। तथाकथित पुलिस कार्यालयों में काफी पक्षपात और अत्याचार था, और सार्वजनिक कार्यालय टिड्डियों, कीड़ों और अन्य कीड़ों से भरे हुए थे, जिन्होंने देश के जीवन को एक प्रकार की महामारी, धोखाधड़ी और मूर्खता से भर दिया था। अतीत के महापुरुषों की तरह हरक्यूलिस भी शुद्धिकरण को अपना कार्य मानता था। वास्तव में प्राचीन काल में यह माना जाता था कि उसने अपने प्रसिद्ध ओगियन के अस्तबलों से अल्फियस नदी और ब्रिटिश सम्राटों के अस्तबलों से टेम्स नदी को प्रवाहित किया था। ये निश्चित नहीं है कि उसने पहले ऐसा करने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि मूल अस्तबल इसी उद्देश्य से बनाए गए थे और उनमें जानवर इतने गीले थे कि मवेशी और बीमार जानवर नूह के जहाज में नहीं जा सकते थे। लेकिन इस योजना पर 2 आपत्तियां थीं। पहली, विचाराधीन कई जानवर, अगर किसी कहावत में थोड़ी भी सच्चाई है, डूबने से बच जाते। दूसरी, सभी अस्तबलों में पानी की धारा चलाना शारीरिक रूप से असंभव होता, जिनमें से कुछ बिखरे हुए थे। लेकिन एक और धारा थी जो उन सभी को डुबो सकती थी, और उसने इसका फायदा उठाया, जैसा कि हम देखेंगे। ये दृष्टिकोण जनमत की प्रेरणा बन गया। हालांकि पानी को ऊपर उठाना हवा को ऊपर उठाने से ज्यादा आसान है, लेकिन उसे कैसे ऊपर उठाया जाए यह मुश्किल है। लेकिन नायक की एक भी हड्डी नहीं टूटती, हालांकि कई टूट जाती हैं। किसी भी जादूगर की छड़ी हरक्यूलिस की छड़ी से ज्यादा मजबूत नहीं होती, जो लहरों के बल को उत्तेजित करती है। प्रोस्पेरो की छड़ी उसके लिए एक छड़ी की तरह है। वह इसे किसी उद्देश्य के लिए ऊपर उठाने की उम्मीद करता है, लेकिन पहले उसे मानव मन के नीरस और स्थिर जल से अंधविश्वास, अज्ञानता, पूर्वाग्रह और स्वार्थ के सभी खरपतवारों को निकालना होगा, जिन्होंने इतने लंबे समय से इसे एक नीरस मेढक तालाब में बदल दिया है। जब उसने ऐसा किया तो यह देखने लायक एक अद्भुत दृश्य था। पहले तो समुद्र के जागने जैसा हिलता हुआ, फिर धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ और अपनी लहरों को आकाश तक उठाता हुआ, क्योंकि वह इसे नीचे से हिला रहा था, और इससे असंख्य शुद्ध और स्वच्छ झरने बह निकले, और इस तरह ये पानी की एक विशाल बाढ़ बन गई। अब हरक्यूलिस ने अपनी छड़ी से प्रहार किया।
जब नेपच्यून तूफान उठाने की हिम्मत करता था तो उसे अपने त्रिशूल से मूल ग्रह पर प्रहार करने की आदत थी। फिर एक गर्जना और भयंकर झाग के साथ वह सूदखोरी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की काली चट्टानों पर जोर से टूट पड़ता था। उसकी हिंसा से चट्टानें अपनी नींव तक कांप उठीं और पीछे से धमकियों, गर्जनाओं और चेतावनियों की क्रोधित, तर्कहीन आवाजें आने लगीं। धीरे धीरे वे विशाल चट्टानें टूटकर नीचे खाई में गिर गईं। उनसे एक महान विजयी गर्जना उठी, जैसे कई वज्रों की ध्वनि, और हवा बंद हो गई। अब शुद्ध बाढ़ अपनी जमी हुई कीचड़ के साथ नष्ट हुए हिस्से की जगह नहीं ले सकती थी। जब वह अंततः अपनी पूरी ऊंचाई और ताकत पर पहुंच गई और चट्टानें पूरी तरह से टूट गईं, तो हरक्यूलिस किनारे पर खड़ा हो गया और अपनी शक्तिशाली और चुंबकीय गदा के एक सिरे से उसने विशाल लहर के शरीर को अपनी ओर खींचा और फिर दूसरे सिरे को उसके विरुद्ध धकेला, जिससे वह अपनी विशाल लहर से फट गई, टूट गई और बह गई, और फिर वह अनियंत्रित रूप से गड्ढे के गड्ढों से होकर बह गई और उन घृणित पदार्थों को हटा दिया जो कभी जमा हो गए थे। इस प्रकार हरक्यूलिस ने ऑगियन अस्तबलों को साफ किया।